वो शायद उनके लिए बहुत बड़ा हिट होता है। वो हेयर कट लेकर आया, उसका इतना मजाक उड़ा स्कूल में। वो अपने स्कूल के वॉशरूम में गया और वॉशरूम की खिड़की से वो कूद गया। विथ रेकी हीलिंग वी रिलीज द पावर विद इन यू, क्योंकि एवरीथिंग इज एनर्जी। निकोला टेस्ला जो कहते थे कि आप किसी ट्रॉमा से निकल रहे हो तो उसको कैसे ओवरकम करना चाहिए। किसी एक चीज को, किसी एक फेथ को पकड़ना बहुत जरूरी है। आपके पास एक होना चाहिए। अगर आपके पास वो भी नहीं है तो ऐसे लोग बहुत जल्दी डिप्रेशन में जाते हैं और फिर सुसाइडल भी हो जाते हैं। डिवोर्सेज इतने बढ़ रहे हैं। मैरिज में आप प्लीज प्यार ढूंढना खत्म करो। द एक्सपेक्टेशन ऑफ बीइंग लव्ड बाय योर पार्टनर, आई थिंक दिस इज द वर्स्ट एक्सपेक्टेशन फ्रॉम मैरिज। जनरलिंग हो गया आपका, मेडिटेशन हो गया जी। और आप क्या सजेस्ट करोगे? मुझे ऐसा लगता है कि बहुत कंट्रोवर्शियल हो जाएगा अगर मैं ये कहूँ, पर फिर भी मैं कहूँगी कि उनको ट्रोल भी बहुत करते जी, हैं, ठीक जी। है, ऑडियंस भी ट्रोल कर रही है, उनकी फैमिली मेंबर्स भी ट्रोल कर रहे हैं। इसलिए सैयारा मूवी में जेंजी बहुत रोया भी था, बिकॉज आई थिंक दे हैव नो ट्रू डीप लव, दे हैव नेवर एक्सपीरियंस्ड इट। स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी और सुसाइडल थॉट्स ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पर डिस्कशन होना बहुत जरूरी है, पर लोग इन टॉपिक्स पर बात करने से घबराते हैं। आज की हमारी गेस्ट है डॉक्टर मिताली जायसवाल, फाउंडर ऑफ लाइफ सूत्रा एंड स्पीकर इन टेडेक्स एंड जोश टॉक्स। इनका मिशन है सुसाइड फ्री इंडिया। चलिए आज बात करते हैं उनसे और जानते हैं कि बैड मेंटल हेल्थ किस तरह से सोसाइटी और लोगों पर असर डाल रही है। वेलकम टू देवरे टॉक्स मैम। Thank you. आपने अपने बिजी स्केड्यूल में से हमारे लिए टाइम निकाला, थैंक यू सो मच फॉर दैट। Thank you, Neha. Thank you for having me here today. मिताली जी, आपकी अभी तक की जर्नी एज अ IT प्रोफेशनलिस्ट एंड देन द कंसल्टेंट वेलनेस कोच अभी तक कैसी रही है आपकी जर्नी? So 16 years कॉर्पोरेट में मैंने दिया है एंड द प्लान वाज दैट ओनली। ऐसा नहीं था कि कभी भी मैं कोई फील्ड चेंज करूंगी, दैट वाज द प्लान कि भाई जॉब करनी है, नौकरी करनी है, ट्रैवल करना है, दुनिया देखनी है एंड ऑल ऑफ दैट। उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि यूनिवर्स जब आपसे कुछ नया करवाना चाहता है ना तो बहाने ढूंढ लेता है, यू नो, ऐसी सिचुएशंस क्रिएट कर देता है कि आपको कोई डिसीजन लेना ही पड़ता है। और मेरी लाइफ में वो एक टर्निंग पॉइंट या ब्रेकिंग पॉइंट आया जब मुझे ऐसा लगा कि अब मैं जॉब नहीं कर सकती एंड आई वांटेड टू स्टार्ट समथिंग ऑफ माय ओन। हमें ऐसा लगता है कि वो चॉइसेस हम लेते हैं, पर एक्चुअली यूनिवर्स इतनी डिफिकल्ट बना देता है आपके लिए जॉब करना कि आपको वो डिसीजन लेना पड़ता है। तभी बहुत सारे लोग भाग के बॉम्बे आ जाते हैं और एक्टर बन जाते हैं क्योंकि दे कांट हेल्प इट। I think something similar happened with me. I started my own company, which was Life Sutra, and then suddenly एक और breakdown आया where I started Suicide Free India, which is my NGO. So that has been my journey till now. आपने अभी सुसाइड फ्री इंडिया के लिए बताया, तो बेसिकली व्हाट वाज द टर्न कि आपने ये NGO को स्टार्ट किया, इसके पीछे क्या कहानी है? एक्चुअली लोग सोचते हैं कि जब सुसाइड फ्री इंडिया तो शायद मेरी फैमिली में कुछ ऐसा हुआ होगा, जो कि हुआ तब बहुत छोटी थी मैं, तब माय कजिन ब्रदर कमिटेड सुसाइड, बट दैट टाइम द अवेयरनेस अबाउट सुसाइड वाज नॉट देयर। ही वेंट, एक दिन वो सुबह उठे, उन्होंने अच्छे कपड़े पहने, उन्होंने सबको फोन किया, ब्रांड न्यू क्लोथ्स ही वोर एंड ही कॉल्ड एवरीबडी एंड बोला कि मैं जा रहा हूँ। एंड 8 घंटे तक लोग ढूंढते ही रहे कि वो कहाँ उन्होंने सुसाइड किया है। उनको ढूंढ नहीं पाए और जब वो मिले तब वो एकदम लास्ट स्टेज में थे और उनको बचाया, मतलब हॉस्पिटल में ले गए मगर बचा नहीं पाए। द रीजन वॉज फाइनेंशियल लॉसेस। और तब मैं बहुत छोटी थी, मतलब मैं आई थिंक 4th-5th स्टैंडर्ड में थी, तब तक वो अवेयरनेस नहीं थी। द जर्नी दैट स्टार्टेड विद सुसाइड फ्री इंडिया इन माई लाइफ, व्हाट हैपेंड वाज देयर वाज अ न्यूज़ क्लिप of a girl who committed suicide on camera. This is a case from Gujarat. And वो लड़की से मेरा कोई ताल्लुक नहीं था, ना ही मैं सुसाइड की तरफ इतना मेरा कोई कॉन्शियस रीजन था, मुझे पता नहीं उस समय क्या हुआ। Someone sent me that clip, okay, just like a forward, जैसे हम फॉरवर्ड करते हैं एक दूसरे को, तो उनको इंटरेस्टिंग लगा, उन्होंने मुझे क्लिप फॉरवर्ड किया, मैंने वो क्लिप देखा। क्लिप देखने के बाद मैं रात भर अलग अलग चैनल्स पे वो ही क्लिप देखती रही। और एक पॉइंट ऐसा आया, मुझे ऐसा लगा कि इस बच्ची को बचाया जा सकता था। मतलब मैं काम करना चाहती हूँ फॉर द फीमेल्स एंटरप्रेन्योर्स एंड यू नो, मैं फीमेल्स को आगे ले जाना चाहती हूँ और इसको मैं बचा नहीं पाई। व्हाट अ शेम, व्हाट अ वेस्ट। ICICI बैंक में जॉब करने वाली, पढ़ी लिखी, समझदार, लव्ड
ऐसा नहीं था उसको प्यार की कमी थी, उसके फादर गिड़गिड़ा रहे थे जब उसने सुसाइड के लिए उनको फोन किया दैट मैं जा रही हूँ, उसने उन्होंने रो रो के उसको बचा रोकने की कोशिश कर रहे थे, बट शी कुड नॉट बी स्टॉप्ड क्योंकि उसको काउंसलिंग की जरूरत थी जो इंडिया में अवेलेबल ही नहीं है। सुसाइड प्रिवेंशन काउंसलिंग इंडिया में अवेलेबल ही नहीं है, एक टोल फ्री नंबर है विच नेवर वर्क्स। तो टोल मुझे फ्री तो ऐसा काम लगा नहीं कि ये तो इतनी गंदी बीमारी है जो काइंड ऑफ इंडियन यूथ को खा रही है। सबसे ज्यादा यूथ में है सुसाइड, और वो भी 18 इयर्स से बिलो के बच्चों में। तो मुझे लगा ये तो किसी ना किसी को तो खड़े रहना पड़ेगा। और मैंने उस समय तक बहुत सारी साइकोलॉजिकल डिग्रीज, एनएलपी, रेकी, हीलिंग्स, इतनी सारी चीजें मैंने सीख ली थी। मुझे ऐसा लगता था मैं किसी को भी काउंसिल कर सकती हूँ। देन व्हाई एम आई नॉट डूइंग एनीथिंग? then I am to blame if I'm not doing anything. And that's why I decided to do something about it. उसी रात decide हुआ कि suicide free India is on. And कौन सा ईयर था अराउंड? This was around, I think इसको 5 साल हो गए, we completed 5 years, 2020 के आसपास we started it during the almost COVID. during the COVID. Yes, because उस समय बहुत हाई थे, सुसाइड रेट वाज वेरी वेरी हाई दैट टाइम। एंड आई थिंक उस समय तो इतनी ज्यादा मैंने काउंसलिंग की, मैंने मैक्सिमम काउंसलिंग कोविड के टाइम की। उसके बाद जब नीट का एग्जाम वाला प्रिपरेशन वाला टाइम होता है ना, तब स्टूडेंट्स की काउंसलिंग बहुत आती है। अभी रिसेंटली मैं छोटे बच्चों की काउंसलिंग कर रही हूँ, विच इज इन 4th स्टैंडर्ड, 5th स्टैंडर्ड, 7th स्टैंडर्ड। तो मतलब वो बच्चे भी सुसाइडल फील कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली दैट इज द रियलिटी ऑफ द सोसाइटी राइट नाउ, बच्चे भी सुसाइडल फील कर रहे हैं। एक काफी लेटेस्ट केस भी आया हमारे पास जयपुर का, जी, जिसमें पूरा वीडियो मतलब सोशल मीडिया पे सर्कुलेट हो रहा है। Absolutely. उसका आपने कुछ अगर उस केस को स्टडी किया हो तो अमायरा, उसके लिए कुछ द केस ऑफ अमायरा। अमायरा का केस उसमें क्लियरली दिखा रहा है कि वो नीचे से ऊपर चढ़ के गई सबके सामने, और उसने बिल्डिंग से कूद गई। उस समय इतने सारे लोग वहां प्रेजेंट थे, नोबडी कुड सेव हर। उससे पहले उस दिन क्या हुआ था कि क्लास में देयर वाज सम इंसिडेंट एंड एवरीबडी ब्लेम्ड हर, the children blamed her. It was not that she was मतलब कोई ऐसा assault या ऐसा कोई physical abuse या sexual abuse. It was a case of children bullying children. बट प्रॉब्लम ये नहीं है कि बच्चे तो वो सब करते ही हैं, बच्चे रैगिंग करते हैं, बुलिंग करते हैं। दिस इज अ नेचुरल पार्ट ऑफ हाउ यू ग्रो अप। ये कोई नई बात नहीं, मजाक उड़ाना या किसी को कॉर्नर करना या किसी से बात करना बंद कर देना बच्चों के बीच में नॉर्मल है। प्रॉब्लम ये है कि जब वो सफर कर रही थी, where were the parents? Why was there no action from the parent side to prevent her? अगर आपका बच्चा उस माहौल में परेशान हो रहा है तो उसका माहौल चेंज करने की जरूरत है। There is a audio clip which was released after this incident, which was I think 1-year-old clip, where Amira was complaining to her mother कि मम्मी मेरे को बस स्कूल में नहीं जाना, एवरीबडी ब्लेम्स मी, मुझे बहुत परेशान करते हैं, मुझे कुछ भी हो जाए। रो रही है वो, गिड़गिड़ा रही है, विजिबली क्लियरली परेशान है बहुत ज्यादा। और उसकी मम्मी की वॉइस ऐसी थी, वेरी काम। आई थिंक शी वाज प्रॉब्ली इन ऑफिस एंड शी सेड वेरी कामली, घर में आके आराम से बात करते हैं। You know, like as if this was not important. कब तक हम बच्चों के मेंटल हेल्थ और बच्चों की परेशानी को कैजुअली लेंगे कि इनको क्या पता प्रॉब्लम क्या होती है? असली प्रॉब्लम तो हमारे पास है, हम ऑफिस का प्रोजेक्ट हैंडल कर रहे हैं, हम घर मैनेज कर रहे हैं, हम रिश्तेदार मैनेज, हमारी प्रॉब्लम बड़ी है, तुम्हारी प्रॉब्लम कुछ नहीं है। एक्चुअली इट हैपेंस, मतलब हम लोग भी कई बार अनइंटेंशनली भी बच्चों को बोल देते हैं कि बेटा अभी तो आपकी एज ही क्या है, आप अभी से इतनी चीजों में परेशान हो। बट वो शायद उनके लिए बहुत बड़ा हिट होता है, बहुत बड़ा हिट होता है, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि सिर्फ हर इंसान को ये लगता है ना कि उसी की प्रॉब्लम सबसे बड़ी है, राइट? और जब आप छोटे होते हो तब वो ही प्रॉब्लम बड़ी होती है। किसी लड़की ने आपका पेंसिल बॉक्स चुरा लिया, वो भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि मम्मी क्या बोलेंगी। देयर वाज अ केस वेयर एक बच्चे ने हेयर कट लिया, और आई थिंक वो 9th स्टैंडर्ड में था। ये भी गुजरात का ही केस है, वेयर वो हेयर कट लेकर आया, उसका इतना मजाक उड़ा स्कूल में, वो अपने स्कूल के वॉशरूम में गया और वॉशरूम की खिड़की से वो कूद गया। He committed suicide. अब नाउ पीपल विल थिंक इट इज ओनली बिकॉज ऑफ द हेयर कट, बिकॉज उस समय 9th 10th 11th में यू आर ऑल्सो अंडरस्टैंडिंग योर सेक्सुअलिटी। तो आप देयर वाज अ एंगल ऑफ हिम बीइंग कॉल्ड अ गे just because of the hairstyle. People will calling him gay and he could not take it because he was still not sure कि उसका क्या है sexuality, what is his preference, he did not know. और उस समय उसको कोई भी सपोर्ट नहीं था, and that is the reason he decided कि सुसाइड करना इजी है। Oh my God.
ये सारे प्रॉब्लम्स पेरेंट्स सॉल्व कर सकते हैं. इट इज ऐसा नहीं था कि स्कूल्स की कमी है या फिर पेरेंट्स से बुलिंग के बारे में बात नहीं किया जा सकता या सेक्शन चेंज नहीं किया जा सकता, बट नथिंग वाज डन अबाउट इट. पेरेंट्स के लिए बहुत इजी होता है, तुम्हें एडजस्ट करो, तुम एडजस्ट करो, तुम में ही कोई प्रॉब्लम होगी. अभी रिसेंटली एक केस मेरे पास आया था फॉर काउंसलिंग वेयर द चाइल्ड वाज ब्लेम्ड बिकॉज द ट्विन सिस्टर सेड सो. ओके, एक बच्चा ओबीडियंट है, एक बच्चा थोड़ा शैतान है, पर जरूरी नहीं जो शैतान बच्चा है वो हमेशा गलत हो, राइट? उसकी बात ही आपने सुनना बंद कर दिया जस्ट बिकॉज आपको लगता है ये तो शैतान ही है, राइट? तो थिंक अबाउट, ही इज एनीवेज इनविजिबल इन द हाउस. जब वो स्कूल में जाता है वहां पर भी उसको कोई भी बात नहीं कर रहा है उससे. इमेजिन द काइंड ऑफ ट्रॉमा और मेंटल पेन दैट पर्सन इज गोइंग थ्रू. और फिर आप बोलते हो कि अरे इसने तो स्कूल जाना बंद कर दिया, अरे ये तो प्रॉब्लमैटिक चाइल्ड है, ये तो खाना नहीं खाती, ये तो सुबह उठती नहीं है, शी इज इन डिप्रेशन. छोटी है तो क्या हुआ, 4th में है तो क्या हुआ, 7th में, दे आर इन डिप्रेशन. और मुझे एक टीचर ने मुझे बोला था, मैम हाउ इज इट पॉसिबल दैट अ चाइल्ड इज इन डिप्रेशन? व्हाई इज इट नॉट पॉसिबल? It's quite possible nowadays. It is very much possible because look at the stress they have right now. I told my son yesterday that don't worry about everything. He said, I am very stressed, mama. I said, don't worry about a single thing. Whatever you feel stressed about, leave it. I don't care. If you are a happy child, that's all I want. I don't care if tum drama baby ho, theater maybe, doesn't matter to me. Even if you perform badly, it's okay. The point is the children in India should be happy. Because if they're alive, only then we can make a great India, right? What will we do with depressed India? How can we make depressed India successful? बट मैंने जो आजकल नोटिस किया ना, इट्स नॉट ओनली कि एडल्ट्स में ही एंजाइटी है, डिप्रेशन है, बट किड्स में भी बहुत है और बहुत माइनर इश्यूज पे है. मतलब आई एम मदर ऑफ 2 daughters एंड दे आर ऑलमोस्ट टीनेजर्स. सो उनका जो मैं पीछे का भी देखती हूँ ना, तो उसमें भी आता है. बट आई ऑलवेज से कि बेटा आप कुछ भी हो, कुछ भी, आप बस मुझे या पापा को बताओ, उसके बाद वी विल हैंडल इट, बट हमें बताओ जरूर, क्योंकि जब तक आप डिस्कस नहीं करोगे तब तक आपको ये चीज चाहिए नहीं. ये टिप है मेरी टू ऑल द पेरेंट्स जिनको ऐसा लगता है कि बच्चे बात नहीं करते. यू स्टार्ट talking to them about your problems, okay, and ask their suggestion. This is my, like, जैसे कहते हैं रामबाण. अगर आपका बच्चा आपको सारी प्रॉब्लम्स नहीं बताता, उसके साथ बुलिंग हो रही है मगर आपसे शेयर ही नहीं कर रहा, आपको समझ आ रहा है कि समथिंग इज रॉन्ग. पेरेंट्स का सिक्स सेंस बहुत स्ट्रांग होता है, हमेशा पता चलता है कुछ तो गड़बड़ है, मगर ये नहीं अब वो बात ही नहीं कर रहा तो आपको पता कैसे चलेगा? हाउ यू स्टार्ट दैट कन्वर्सेशन इज बाय टॉकिंग अबाउट योर प्रॉब्लम्स. टेल देम मोस्ट योर वीकनेस, योर इंसिडेंट फ्रॉम योर चाइल्डहुड, या फिर आपकी कोई करंट प्रॉब्लम के बारे में, और उनका सजेशन मांगो. जब आप ये करोगे ना, when you open about your pain, देखना slowly and steadily they will also start opening about pain. मतलब घर का माहौल ऐसा होना चाहिए जहां पर अपने फेलियर और पेन के बारे में डिस्कस करना आसान हो. Home should be a place where you come back to be loved, irrespective of what you have done. And there should be एक दूसरे की बुराइयों को टीज करने का माहौल भी होना चाहिए, so that you make it normal. कि आप गिर गए और आपके यूनिफॉर्म गंदी हो गई और आप फेल हो गए तो उसका मजाक उड़ाया जा सकता है. It is normal. तो like my husband makes fun of my son कि उसके मैथ्स में कम मार्क्स आए, तो I made fun of him कि तुम्हारे कौन से अच्छे आए थे, and then he made fun of me कि तुम्हारे हिंदी में अच्छे नहीं आते थे. तो so there is a, you make it normal. Failure is normal. Let's accept it. और हम अपने बच्चों को, आप AI को देख रहे हो, how fast AI is growing. एक टाइम ऐसा आएगा कि जो भी हमने पढ़ा है वो सब कुछ यूजलेस हो जाएगा, और जो भी हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं वो सब भी यूजलेस हो जाने वाला है. तो हम एक ही चीज अपने बच्चों को सिखा सकते हैं, ट्रूली, हाउ टू हैंडल फेलियर. दैट इज द ओनली लेसन जो उनके काम आएगा. बाकी सब कुछ जो पढ़ रहे हैं ना, सब फालतू हो जाने वाला है. जो हमने पढ़ा है, हमने ईमेल मुझे याद है 3 साल मैंने जॉब में सिर्फ ईमेल लिखना सीखा है कि हाउ टू राइट अ नाइस ईमेल जिसमें इंग्लिश करेक्ट हो, वोकैबुलरी सही हो, रिस्पेक्ट हो, ऑल ऑफ दैट. नाउ दैट स्किल इज यूजलेस बिकॉज ChatGPT कैन राइट इन 1 minute. Right? So मुझे ऐसा लगता है कि वो सब यूजलेस हो जाएगा. जो ये पढ़ रहे हैं वो भी यूजलेस हो जाएगा. मुझे लगता है the only thing they can learn is फेलियर के बाद नया कुछ कैसे सीखते हैं, नया सीखने की जो कला है, how to learn something new and very fast is the skill that kids will actually use in the future.
अपार्ट फ्रॉम दिस टिप आप और क्या टिप्स देंगे फॉर द यंगस्टर्स विच विल इंक्लूड टिल द एज ऑफ 2021? मैं सारे ही बच्चों को चाहे वो कॉलेज वाले हों या फिर टीनेजर्स हों या ट्वीनेजर्स हों जो 12 वाले होते हैं, उन सबको यही सजेशन दूंगी कि स्टार्ट मेंटेनिंग अ डायरी. Journaling. Journaling is like a self-therapist. It's like an unpaid self-therapist that everybody can. पहले आपको याद होगा कि हम जब छोटे थे हम लोग भी डायरी लिखते थे. Right? Everybody used to write a diary. We used to get a homework also. Right. Holidays homework we used to get कि आपने इतनी छुट्टियों में क्या किया उसको लिखो. बिल्कुल. और मुझे याद है मैं लिखती थी डायरी. बहुत सारे लोग शायरी लिखते थे, कुछ लोग पोएट्री लिखते थे. There was the skill of doing something with your pen and paper. Okay? और डायरी का मतलब ये नहीं कि आप टाइप करके कहीं लिखे. It has to be on pen and paper. ओके आप बहुत सुंदर लोग, बहुत सारी लड़कियां वो स्टैम्प बुक बनाती हैं जहाँ स्टैम्प्स वगैरह लगाती हैं, स्क्रैप बुक्स बनाती हैं, एंड आई थिंक दैट्स फैंटास्टिक एज वेल. एनी काइंड ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ योर इमोशंस हैज टू बी डन विद पेन एंड पेपर. I think that can really solve a lot of mental health issues. My son maintains a diary और वो lock लगा के रखता है उसमें. आजकल वो lock वाले diaries आते हैं. And I was telling my husband, he said don't ever open it. Okay. Because the privacy has to be maintained. तो छोटे हैं तो क्या उनकी कोई privacy नहीं है. सबसे बड़ी वो है. You never check their phones or you trust them. Yes. जब आप trust करते हो ना तो they will automatically tell everything to you. तो वो ट्रस्ट कीजिए और उनकी चॉइसेस की रिस्पेक्ट कीजिए. आप उनको फोर्स मत कीजिए यही पहनो, ऐसे ही दिखो, ऐसे ही बाल कटवाओ. गिव देम द ऑप्शन और फिर उसको 2-3 ऑप्शन दो और उसको चूज करने दो. वो ऑप्शन आपके क्यूरेटेड है. यू हैव सिलेक्टेड दोज ऑप्शन बट यू गिव देम द चॉइस एंड लेट देम बी. मुझे ऐसा लगता है उनकी रिस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है क्योंकि दे आर नॉट फूल. हमसे बहुत ज्यादा इवॉल्व्ड है, हमसे ज्यादा समझदार है, बस हमें उनकी समझदारी समझ नहीं आती. यू नो इफ दे आर सेइंग दे डोंट वांट टू गो टू स्कूल, देयर इज अ स्ट्रॉन्ग रीजन. द फैक्ट दैट दे आर नॉट टेलिंग यू द रीजन, ये पेरेंटिंग की कमी है. It is not a child's fault that he is not able to tell you. It is your fault because you are the adult. तो आपने वो माहौल नहीं क्रिएट किया जहां वो ओपन अप हो पा रहा है. ओके और अगर आपका बच्चा जोर से चिल्ला के आपसे बात कर रहा है या गुस्सा कर दे रहा है या एग्रेशन दिखा रहा है, इट इज नॉट अ बैड साइन. ये इसका मतलब ये है कि उसको कंफर्टेबल लग रहा है अपना एक्सप्रेस करना घर पे. यू नो आप पे अगर वो गुस्सा दिखा पा रहा है तो इट इज अ गुड साइन. इट इज नॉट डिसरिस्पेक्ट. इट इज अ साइन दैट यू हैव गिवन हिम द फ्रीडम टू ओपन अप. वो अपना गुस्सा कहीं तो ओपन अप कर रहा है, वो अपना फ्रस्ट्रेशन कहीं तो दिखा रहा है. अगर वो ये अंदर रख लेता है तो आपको लगता है कि मेरी रिस्पेक्ट कर रहा है, वो आपसे डर गया. वो डर क्या होगा? दैट विल कन्वर्ट इनटू अ डिजीज, अ नर्वस सिस्टम इम्बैलेंस, व्हिच इज नथिंग बट डिप्रेशन. दैट इज द डेफिनेशन ऑफ डिप्रेशन. अच्छा अभी हमने डिस्कस किया था, आपने बताया था रेकी के थ्रू हीलिंग करते हो आप, ठीक है, हिप्नोसिस के थ्रू हीलिंग करते हो, तो उसका क्या पार्ट रहता है, किस तरह का रोल रहता है? सो मेंटल हेल्थ के केस में ज्यादातर हम रेकी यूज नहीं करते. रेकी हम यूज करते हैं मोस्टली फॉर चक्रा अलाइनमेंट. चक्रा अलाइनमेंट एज इन व्हेन आई से चक्रा अलाइनमेंट, हमारे बहुत सारे ऐसे इमोशंस होते हैं, स्पेशली हमारे जो मिलेनियल्स हैं हम लोग, हमारे टाइम पे कभी भी एक्सप्रेसिंग योर इमोशन वाज नॉट द वे टू वर्क. तो बहुत सारे लोगों में जो पुराने जनरेशन के इमोशंस आर स्टक एट मल्टीपल चक्रा लेवल. ओके जैसे कि अगर बचपन में आपको लड़का लड़की के बीच में आपने डिफरेंस देखा, आपको हिंदी मीडियम में पढ़ाया गया, भाई को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया गया, तो रूट चक्रा में वो इमोशनल ब्लॉकेज रह जाती है. ठीक है, तो आप जिंदगी भर उसको कैरी करते हो, उससे आपको हेल्थ इश्यूज होने लगते हैं. अगर आपको बचपन में इमोशंस या सेक्सुअलिटी को एक्सप्रेस करने का मौका नहीं मिला, आपको कोई पसंद था मगर आप कभी एक्सप्रेस नहीं कर पाए, और आपकी शादी ऐसे घर में हो गई जहां पर आपको बिल्कुल भी अटैचमेंट, अट्रैक्शन कुछ भी नहीं था, तो वो इमोशन सेक्वल चक्रा में स्टक हो जाता है. सिमिलरली आपके अगर आपके नौकरी करने का मन था और आपको घर में अलाउड ही नहीं था जॉब करना, या ससुराल शादी हुई और ससुराल में अलाउड नहीं था जॉब करना, या फिर जॉब उस तरह की नहीं मिली जैसा आप चाहते थे, आप पुलिस में जाना चाहते थे, आपके फादर ने बोला नहीं मेरी दुकान पे बैठो, तो ये आपके सोलर चक्रा में वो इमोशन स्टक हो जाते हैं. ऐसे ही अलग अलग ब्लॉकेजेस अलग अलग चक्रास में होते हैं. कोई हार्ट ब्रेक हुआ है, कोई डिवोर्स हुआ है, कोई दिल रिश्ता टूटा है, तो ये अलग अलग चक्रास में, स्पेशली लड़कियों में थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड होता है कि अपने इमोशंस एक्सप्रेस नहीं कर पाते.
तो जब आपका कोई भी चक्रा ब्लॉक्ड होता है, वो नॉट ओनली आपको इमोशनल स्ट्रेस देता है, आपकी एनर्जी हमेशा लो रहेगी और आप कुछ भी नहीं कर पा रहे लाइफ में। मतलब आपके पास मन तो है बहुत कुछ करने का, मगर समहाउ वो इकट्ठा नहीं हो पा रहा है, पावर या एनर्जी या मौका, कुछ बात बन नहीं पा रही है। एंड दैट्स व्हाट वी रिलीज विथ रेकी हीलिंग, वी रिलीज द पावर विद इन यू। क्योंकि एवरीथिंग इज एनर्जी। निकोला टेस्ला जो कहते थे कि एवरीथिंग इज एनर्जी, और अगर आप चीजों को एनर्जी और वाइब्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने लगे तो आप दुनिया को अलग तरीके से देखेंगे। तो रेकी लुक्स एट पीपल नॉट एज अ क्रिश्चियन, हिंदू, मुस्लिम, गर्ल, वुमेन, चाइल्ड, नथिंग। इट डजंट मैटर आप कौन सी कंट्री से है, कहाँ आप प्लैनेट पे कौन सी जगह पे, डजंट मैटर। रेकी कैन रीच एनीवेयर, to anyone, animals and plants also, and it can heal at the energy level. तो जब आप एनर्जी लेवल पे हील करते हैं तो फिर डजंट मैटर कि आपका किस तरह का ट्रॉमा है, आप अफगानिस्तान में पैदा हुए हैं कि इंडिया में पैदा हुए हैं, डजंट मैटर। आप औरत है, मर्द है, डजंट मैटर। आपके ब्लॉकेजेस हैं, आप 7 चक्रा से बने हुए हो और हर चक्रा का कुछ ब्लॉकेज है। वी क्लियर द चक्रा, वी गिव द क्रिस्टल्स टू सपोर्ट दैट हीलिंग, एंड देन व्हेन दैट इज डन यू कैन सी द डिफरेंस इन योर एनर्जी लेवल। और जब आपकी एनर्जी एक्सपैंड होती है, आपको किसी के पीछे भागने की जरूरत नहीं है, अपॉर्चुनिटीज आपके पास आती हैं। हाउ यू केम टू मी, it is never, I did not know about you, but somehow it worked, right? You found me on the internet, जहाँ पर इतने लोग हैं, लोगों की कोई कमी नहीं है। Similarly, I got a call from some other place, some colleges. People are saying, how is it happening? आपको TEDx कैसे मिला, आपको जोशरा क्या? मैंने किसी को अप्रोच नहीं किया। I have never ever approached anybody for anything. I don't do marketing at all, not even Instagram ads I run. But it happens because your energy, your vibration is everything. As soon as you clear the blockages inside you, आपका एक जो वाइब्रेशन है वो इंक्रीज होता है, और जब वाइब्रेशन इंक्रीज होती है तो लोग आते हैं आपकी लाइफ में जो आपको अपॉर्चुनिटीज देते हैं। सो दैट्स हाउ इट वर्क्स। सो रेकी में हम वो हैंडल करते हैं। आपने चक्रास के लिए बोला, ठीक है, एंड वी जो मेरी नॉलेज है उसमें 8 चक्रास होते हैं, 7 चक्रास, ठीक है। तो चक्रास को के थ्रू हीलिंग कर रहे हैं, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बट कई बार होता है कि ब्रेकडाउन इस तरह के होते हैं कि वो आपकी लाइफ और एनर्जी और आपका जितनी भी फ्रिक्वेंसीज है उन पे इम्पैक्ट डालते हैं। बिल्कुल सही बात। कई बार वो पॉजिटिव होता है, कई बार वो नेगेटिव होता है। तो आप किस तरह से उसको हैंडल करते हो? मैं ये मानती हूँ कि जो हीलिंग प्रोसेस है वो कभी भी लीनियर नहीं होता। इट इज ऑलवेज साइक्लिक। फॉर एग्जाम्पल कि आपके लाइफ में, अगर आप अपनी लाइफ को देखो ना, तो आप देखना कि आपके लाइफ में कुछ ऐसे ब्रेकिंग पॉइंट्स लाइफ में आते ही आते हैं जिसमें ऐसा लगता है कि आप पूरे टूट गए, बर्बाद हो गए, तबाह हो गए। दैट इज द टाइम वेयर योर हीलिंग एंड ग्रोथ बिगिंस। जब भी आपके टाइम, आपका जो लाइफ, एस्ट्रोलॉजी में भी हम देखते हैं कि हर थोड़े टाइम बाद एक ऐसा पीरियड आता है जो आपको पूरा तोड़ देगा, चाहे वो इमोशनली तोड़े, चाहे फाइनेंशियली तोड़े, चाहे फिजिकली तोड़े, कोई बीमारी आ जाए, कोई एक्सीडेंट भी हो सकता है, या फिर आपको स्पिरिचुअली तोड़े, मगर वो तोड़ेगा जरूर। वो तोड़ने का मतलब ही है कि आपकी ग्रोथ का टाइम हुआ है। इट्स लाइक कि अंडे में से बच्चा निकला है, यू नो, कुछ टूटना चाहिए तभी तो कुछ ग्रोथ होती है, कुछ नया आता है। और आप अगर उसमें से ब्यूटीफुली, ग्रेसफुली निकल आए तो वो आपकी ग्रोथ परमानेंट हो जाती है। फिर मतलब यू आर अ डिफरेंट पर्सन। जैसे कहते हैं रीबर्थ इन द सेम बर्थ। ओके, मल्टीपल, बहुत सारे लोगों के मल्टीपल रीबर्थ होते हैं। जैसे मैं मानती हूँ अपने लिए कि मेरा, जब मैंने जॉब छोड़ा और बिजनेस में आई, वो मेरा एक रीबर्थ था, और वो बहुत ही मेरी लाइफ का पेनफुल टाइम था। वो ट्रांजिशन बहुत पेनफुल था। पूरी फैमिली आपके अगेंस्ट है, आपने इतने लोन्स ले रखे हैं, हाउस लोन चल रहा है, आप नौकरी छोड़ रहे हो इन सच अ बिग कंपनी, एंड इट इज आपको खुद भी डर लग रहा है कि मैं कैसे सर्वाइव करूंगी, क्या मेरा बिजनेस चलेगा, और कौन सा बिजनेस करूं ये भी तो नहीं पता है। सो ये सारे ट्रॉमा के बीच में आप जब निकल के आते हैं, इट बिकम्स ब्यूटिफुल। और ऐसे ट्रांजिशन आपकी लाइफ में बहुत बार आएंगे, चाहे इमोशनल वाले आए, चाहे किसी ने दिल तोड़ दिया, या डिवोर्स हो गया, या आप सोच रहे थे मैं तो एक बहुत अच्छी हाउसवाइफ हूँ, मेरी लाइफ बड़ी स्मूथ चल रही, अचानक पता चला कि हस्बैंड का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, और सारी दुनिया ऐसे टूट गई। सो दैट इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, इट इज एक्चुअली द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू लाइफ फॉर यू।
एंड दैट इज ट्रांजिशन जो होता है, हाउ ब्यूटिफुली यू कम आउट। या तो आप उसको नेगेटिव सेंस में लो और ये डिसाइड करो कि आज के बाद मैं किसी पे ट्रस्ट नहीं करूंगी। बिजनेस में फेल हो गए तो आज के बाद मैं कभी बिजनेस नहीं करूंगी। दिल टूट गया तो आज के बाद कभी प्यार नहीं करूंगी किसी, मतलब यू नो, यू ब्रेक एवरीथिंग एंड वो स्कार आप कैरी कर रहे हो, तो उससे तो ग्रोथ नहीं हुई ना। फिर आपने सीखा क्या? क्वेश्चन आपको ये पूछना चाहिए, व्हाई मी की जगह यू हैव टू आस्क व्हाट इज दिस टीचिंग मी, व्हाट इज दिस इंसिडेंट टीचिंग मी। क्योंकि कुछ ना कुछ लेसन तो है ही। जैसे जितनी जल्दी और जितने बढ़िया तरीके से, ब्यूटिफुली लाइक आई सेड, आपने वो लेसन सीख लिया, उतनी जल्दी उससे आप निकल आते हैं। अगर आपने लेसन सीखने में देरी कर दी तो बार बार पैटर्न की तरह आएगा। मुझे याद है एक केस था जहां पर एक लड़की थी, बचपन में उसके फादर बहुत ही मारते थे, डोमेस्टिक वायलेंस था बहुत ज्यादा। उसने बचपन में अपने फादर से मार खाई, फिर बड़ी हुई तो भाई मारते थे बहुत ज्यादा। शादी हुई, बॉयफ्रेंड रखा तो बॉयफ्रेंड अब्यूसिव था और मारता था। शादी हुई, उस बॉयफ्रेंड से शादी नहीं की, दूसरे किसी से शादी, तो पति मारता था। और जब बच्चे बड़े हो गए तो बच्चों ने भी हाथ उठाया, क्योंकि वो साइक्लिक पैटर्न, इट कीप्स रिपीटिंग इफ यू डोंट लर्न योर लेसन। अगर कोई लेसन आपको जब पहली बार फादर ने हाथ उठाया तभी रेस करना चाहिए था वॉइस। द लेसन वाज टू फाइट एंड नॉट गिव अप, नॉट सबड्यू योरसेल्फ। पर उसने, क्योंकि वो फाइट नहीं किया, वो लेसन डिसकंटिन्यू नहीं हुआ। तो मैंने बोला ना, हीलिंग इज साइक्लिक। अगर वो पैटर्न आप ब्रेक नहीं करते हो, हम एनएलपी में वही करते हैं, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, क्योंकि आपके पुराने पैटर्न्स जिसमें आप बार बार फंस रहे हो। आपने ये भी सुना होगा कि एक इंसान के साथ चीटिंग ही होती जा रही है, है ना? मतलब या तो पार्टनर चीट करेगा, या बेस्ट फ्रेंड चीट करेगा, या हस्बैंड चीट करेगा, या कोई ना कोई चीटिंग कर रहा है उनके साथ। हाँ, तो वो चीटिंग वाला पैटर्न चल ही रहा है, और वो भी एक पैटर्न है आपका खुद का। ओके, एंड मोस्ट ऑफ द पैटर्न्स आपको लगता है कि सामने वाले की गलती है, वो एक्चुअली आपके साथ हो रहा है क्योंकि आपकी गलती है। द पैटर्न कैन बी चेंज फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू। एनएलपी में हम वो पैटर्न्स को डिमिनिश करते हैं, खत्म करते हैं थ्रू, मतलब बेसिकली वी गो टू द पास्ट एंड ब्रिंग आउट कि वो पैटर्न कहाँ से स्टार्ट हुआ है, वहीं पर उसको खत्म कर देते हैं। एनएलपी के थ्रू आप करते हो, ठीक है, बट मेजॉरिटी जो इंडिया में है उनको इस के बारे में कुछ पता ही नहीं है, ठीक है, कि आप किसी ट्रॉमा से निकल रहे हो तो उसको कैसे ओवरकम करना चाहिए। तो कुछ बेसिक स्टेप्स आप अगर बता सको ऑडियंस को तो दैट विल बी ग्रेट। सो अगर आप ट्रॉमा से गुजर रहे हैं, फॉर एग्जांपल, अगर आप एनएलपी को भी नहीं जानते, रेकी को भी नहीं समझते, एंड इफ यू आर गोइंग थ्रू अ वेरी टफ टाइम, किसी एक चीज को, किसी एक फेथ को पकड़ना बहुत जरूरी है। ओके, जरूरी नहीं है कि आप हिंदू हो या क्रिश्चियन हो, आप किसी ना किसी चीज में तो बिलीव करते हैं। कुछ लोग किसी में बिलीव नहीं करते, अपने फादर मदर में बिलीव करते हैं। किसी एक इंसान पे फेथ रखना, फेथ इज वेरी इंपॉर्टेंट, होप इज वेरी इंपॉर्टेंट। किसी एक चीज को, किसी एक पर्सन को पकड़ के रखना और उस पर विश्वास रखना बहुत जरूरी है। ड्यूरिंग द वर्स्ट टाइम ऑफ योर लाइफ देयर हैज टू बी वन पर्सन, वन फेथ, कोई गुरु, कोई आपका रिलीजन का कोई मंदिर, कोई धर्मशाला, कुछ तो कहीं ना कहीं एक फेथ होना चाहिए। अगर आपके पास एक रेस्ट वाला कोई जगह है, उसके बाद दुनिया में जो भी हो जाए कुछ भी, जैसे बहुत सारे लोगों के लिए बच्चे होते हैं, कि है ना, कि मेरे बच्चे, यू नो, द सेंटर ऑफ माय वर्ल्ड इज माय चिल्ड्रन, ये ठीक है तो फिर सब ठीक है, बाकी सब मैं देख लूंगा। तो आपके पास एक होना चाहिए। अगर आपके पास वो भी नहीं है तो ऐसे लोग बहुत जल्दी डिप्रेशन में जाते हैं और फिर सुसाइडल भी हो जाते हैं, और ये बहुत स्कैरी होते हैं। जैसे आप बिग बॉस अगर आप देखते हो तो उसमें भी यही होता है ना, कि आपका सब कुछ छीन लिया गया, राइट? सडनली यू आर केप्ट इन अ हाउस जहां पर आपका सब कुछ छीन लिया गया है। योर प्राइवेसी इज गॉन, योर फैमिली इज गॉन, योर फ्रेंड्स आर गॉन, पीपल हु नो यू आर गॉन, योर वर्क इज गॉन, योर फोन इज ऑल्सो गॉन। आपके पास कुछ भी नहीं है, आपका सब कुछ छीन लिया गया और आपको एक बंद कमरे में डाल दिया गया, जहां से आप निकल भी नहीं सकते। देयर इज नो एस्केप। ओके, अब इस टाइम पे देयर आर हाई चांसेस दैट पीपल विल गो इनटू डिप्रेशन, क्योंकि आपका इमेग्डिला एक अलार्म की तरह बजने लगता है, विच इज ऑल्सो हाउ साइंटिफिकली डिप्रेशन वर्क्स। और इस केस में क्या है, फाइट एंड फ्लाइट वाला रिस्पॉन्स आता है। तो या तो आप लड़ोगे, फाइट करोगे, या फिर फ्लाइट करोगे। आप फ्लाइट तो कर ही नहीं सकते, भाग तो सकते ही नहीं हो आप उसके, यू हैव नो ऑप्शन, राइट? बाहर निकलने का तो ऑप्शन ही नहीं है, तो फिर आप फाइट करते हो। और मोस्ट ऑफ द पीपल जो वहां लड़ रहे हैं वो दूसरों से नहीं लड़ रहे हैं, वो अपने अंदर के इंटरनल ट्रॉमा से लड़ रहे हैं।
क्योंकि जब आपके पास कुछ नहीं होता ना तो आपके अंदर का जहर निकलता है, आपके अंदर का पेन बाहर आता है और फिर वो प्रोजेक्ट होता है सामने वाले पे. एक्चुअली यू आर नॉट फाइटिंग विद अदर्स, यू आर फाइटिंग विद योरसेल्फ. जैसे उसमें एक कैरेक्टर है जिसकी मैंने रील देखी, फरहाना भट्ट. शी इज वेरी वेरी टॉक्सिक, यू नो, शी इज वेरी रूड एंड बहुत ही गंदे वर्ड्स यूज करती है. वो जो भी बोल रही है ना वो एक्चुअली वो अपने बारे में फील करती है. Every single word that she's saying negative about others, that is what she feels about herself. The negativity that she feels for herself is projected onto others, because that's what happens when you are in a closed space. क्योंकि वो फाइट ही कर सकती है ना, तो वो फाइट दूसरों से नहीं कर रही है, वो इंटरनल बैटल फाइट कर रही है. और ये बहुत अच्छा टाइम है टू एक्चुअली अपने आप को सुधारने का, बहुत अच्छा टाइम है. क्योंकि जब आप अपना कचरा खुद ही देखते हो ना, उल्टी करके वॉमिट करके, यू सी कि मेरे अंदर ये पॉइजन है, तो उसको निकालने का और डिस्ट्रॉय करने का भी बहुत बेहतरीन टाइम है. बंद कमरे वाला सिनेरियो आपने बताया, उसमें ना हीलिंग के एक प्रोसेस होता है, उसमें भी यही प्रोसेस यूज किया जाता है, दैट यू आर नॉट अलाउड टू यूज योर फोन, यू आर नॉट अलाउड टू कनेक्ट एनीवन. ठीक है, जो बिग बॉस वाला सिनेरियो उससे वो कैसे डिफरेंस है और हीलिंग उसमें कैसे की जाती है फिर? तो हीलिंग में भी हम, जैसे आपने बताया कि वी क्लोज everything and we ask you to deal with your problem. देखिए, पेन को खत्म करने के लिए पहले पेन को निकालना ही पड़ेगा. आपको ये भी पता होगा कि जो लोग थेरेपी स्टार्ट करते हैं वो अगर नॉर्मल लाइफ जी रहे हो, लेकिन थेरेपी के दौरान वो और ज्यादा डिप्रेस हो जाते हैं, क्योंकि पेन खत्म करने से पहले पेन निकालना पड़ता है. और जब पेन निकालते हैं तो वो बहुत सारे लोग सुसाइडल भी हो जाते हैं, थेरेपी के दौरान सुसाइडल हो जाते हैं. और उस समय उनको फिर अगर सही ट्रीटमेंट मिल जाए तो वो जिंदगी भर के लिए उससे फ्री हो जाते हैं. इट इज गॉन फॉर एवर. लेकिन वो थेरेपी का प्रोसेस थोड़ा सा ट्रोमैटिक होता है, क्योंकि जब आप अपना, जो आपने चीजें इतनी सप्रेस कर दी थी, जिसके बारे में आप ब्लैकआउट हो चुके हो, भूल चुके हो एकदम, उसको सरफेस पे लाएंगे तो तकलीफ तो होगी ना. आपका कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा है, चाहे वो सेक्सुअल अब्यूज का हो या फिर घर में आपने वायलेंस देखा है मदर फादर के बीच में, वो आपने बहुत दबा के रखा हुआ है, आप बहुत आगे निकल आए हो, लेकिन वो पेन आप अभी भी कैरी कर रहे हो. जब उसको सरफेस पे लाते हैं ना तो आंसू बहते ही हैं, जिसे हम पर्जिंग प्रोसेस कहते हैं हीलिंग में, वेर यू क्राई मल्टीपल दिनों तक. लोग रोते ही रहते, तब तक वो ट्रॉमा नहीं निकलता. ट्रॉमा निकालने के मल्टीपल तरीके हैं, या तो थ्रू क्राइंग या फिर शाउटिंग. ओके, बैंगलोर में बहुत सारे ऐसे क्लब्स हैं जहां पर यू गो एंड शाउट, क्योंकि इट रिलीजेस ट्रॉमा. या फिर आप जर्नलिंग के थ्रू ट्रॉमा रिलीज करते हैं, या फिर कुछ टेक्निक्स हैं जैसे कि बर्निंग टेक्निक, फिर यू राइट अ लेटर एंड बर्न इट. और फिर हीलिंग टेक्निक्स है रेकी की, जहां पर आप इंसेंस से या नेगेटिव उससे और क्रिस्टल से आप हीलिंग करते हो चक्रास की. उससे भी बहुत नेगेटिविटी रिलीज होती है. सॉल्ट वाटर क्लेंजिंग होती है, प्राणा हीलिंग होती है, बहुत सारी टेक्निक्स हैं. इट डिपेंड्स की, और ये हर किसी के लिए वैलिड नहीं है. सब पे हिप्नोसिस काम नहीं करता, वैसे ही सब पे हीलिंग भी काम नहीं करती, क्योंकि सबका फेथ अलग है, सबका थॉट प्रोसेस अलग है. समथिंग विल वर्क, एनएलपी विल वर्क विद सम पीपल, एनएलपी विल नॉट वर्क विद सम पीपल एट ऑल. सो डिपेंडिंग ऑन व्हाट द काइंड ऑफ पर्सन, उस हिसाब से हम हीलिंग डिसाइड करते हैं इन लाइफ सूत्रा. हम अभी बिग बॉस के बारे में डिस्कस कर रहे थे, तो उसमें एक कंटेस्टेंट है तान्या मित्तल, ठीक है, जिनकी बातों से साफ पता चलता है कि वो कहीं पे झूठ बोल रहे हैं, या मतलब उनको ट्रोल भी बहुत कर रहे हैं. ठीक है, ऑडियंस भी ट्रोल कर रही है, उनकी फैमिली मेंबर्स भी ट्रोल कर रहे हैं, काफी ट्रोलिंग चल रही है. तो आपको क्या लगता है वो उनका ये बिहेवियर पैटर्न क्यों है? ये वाला बिहेवियर पैटर्न आता है बहुत बड़े प्रॉब्लम से. मतलब आप समझ लो एक बहुत बड़ा चाइल्डहुड ट्रॉमा, जहां पर आपको ऐसा, आपकी फैमिली ने ऐसे ट्रीट किया है जैसे आप कुछ भी नहीं हो. यू हैव बीन ट्रीटेड लाइक यू आर नथिंग और इनविजिबल. जो कि उसने शो पे बोला भी है कि उसका जो भाई है वो इनके पूरे खानदान में इकलौता लड़का है, और लड़कियों का तो एक ही काम है इनके खानदान में, पैदा और शादी करो. Studies are also not important. Plus she decided not to study. तो फिर क्योंकि उसने पढ़ाई नहीं की तो लोगों को इससे जीरो उम्मीद थी, और कुछ भी एक्सपेक्टेशन भी नहीं थी, इसके ऊपर फोकस भी ना था. ऑल हर कजन्स वर एक्सट्रीमली रिच, और ये बहुत ही लो थी, जहां पर इसको बार बार कजन्स ने ये फील करवाया कि तुम कुछ नहीं हो, तुम तो पढ़ी लिखी भी नहीं हो, तुमने नौकरी भी नहीं करती हो, तुम क्या ही करोगी लाइफ में. तो जब आपको उस लेवल तक नीचा दिखाया जाता है तो आप
इससे पहले कि आप डैमेज हो, एक सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म बना लेते हो आप, एक अपनी दुनिया सी बना लेते हो अपने आसपास, जिसको डिल्यूजन भी कहते हैं, लोग वर्ड यूज करते हैं डिलुलू। तो शी हैज क्रिएटेड अ डिफेंस मैकेनिज्म टू सेव हर सेल्फ, to save her from depression. She has created a self defense, जहां पर वो अपने आप को ही सुंदर सोचती है, अपने आप को रिच सोचती है, अपने आप को सक्सेसफुल सोचती है, मैं बहुत स्पेशल हूँ, ये अपने आप को बार बार खुद फील करवाती है। वो ड्रेसअप महारानी की तरह होती है, क्वीन की तरह, इवन दो ऑल ऑफ द ज्वेलरी शी वेयर्स इज फेक. She dresses really well. She talks about her business, about her bodyguards. Reality है कि झूठ उसको फर्क नहीं पड़ता, उसका वो डिफेंस मैकेनिज्म है. और अगर कभी वो टूट गया, there are high chances that she will get into depression, या फिर उसको कोई ट्रोमैटिक डिसऑर्डर हो जाएगा, क्योंकि वो वही उसका मैकेनिज्म है जो. और वो जब उस घर में गई जहां पर ऑलरेडी बहुत ही पैक्ड, सिक्लूडेड और बहुत ही ट्रोमैटिक एक्सपीरियंस है सबके लिए, क्योंकि आप निकल नहीं सकते उससे, तो उसने वो और स्ट्रॉन्ग कर दिया. उसने बार बार ये जता के कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मेरे पास ये है, एक इम्पोर्टेंस क्रिएट करने की कोशिश की. और वो चाहती है कि, उसने स्पेशली बोला है कि मुझे मैम बोला करो, क्योंकि मुझे हर कोई बॉस बोलता है, आई एम द बॉस. शी वॉन्ट्स दैट स्पेशल अटेंशन, क्योंकि उस अटेंशन के बिना शी फील्स डिग्रेडेड. She is also fighting her internal battle of getting validation. उसको वो validation जो घर से कभी नहीं मिला, उसको बाहर मिला. और अब बिकॉज वो एक घर में बंद हो गई जहां पर उसको वो वैलिडेशन नहीं मिल रहा है, वो खुद को वो वैलिडेशन चाहती है. एंड बिकॉज शी इज गोइंग थ्रू दैट डिसऑर्डर एंड नोबडी नोज अबाउट इट, ऑब्वियसली लोग बोलते हैं ऐसा क्यों कर रही है. लोगों को बिलीव नहीं होता वो इतनी फेक दुनिया में क्यों रह रही है. वो उसका डिफेंस मैकेनिज्म है भाई. शी इज अलाइव बिकॉज ऑफ दैट. एंड ऐसा बहुत सारे लोग हैं जो इस तरह के मैकेनिज्म क्रिएट करते हैं, खुद को इम्पोर्टेंस इसलिए देते हैं क्योंकि बचपन में वो इम्पोर्टेंस किसी ने दी नहीं. जब आपको प्यार नहीं मिलता तो आपको वो सेल्फ लव से फुलफिल करना पड़ता है. अनफॉर्चुनेटली दैट्स हाउ सोसाइटी वर्क्स, कि गर्ल्स को वैसे भी कम इम्पोर्टेंस मिलता है, स्पेशली मारवाड़ी फैमिलीज में. जी, तो आई थिंक दैट इज द रीजन शी बिहेव्स लाइक दैट. इट इज नॉट टू बैड, क्योंकि कभी कभी आप अच्छा अच्छा बोलने के चक्कर में वो मैनिफेस्ट भी कर लेते हो. सो इट बिकम्स अ रियलिटी ऑल्सो. सो वो उस फेक रियलिटी में खुश है, व्हाई नॉट, यू नो, गो फॉर इट. आई वुड से live whatever you feel. बट फिर आगे चल के और प्रॉब्लम्स आगे तो ही है, वो आगे तो चल ही रही है. she has built businesses, she has been living a influencer life, even though वो कुछ फेक चीजों पे based है. It is not completely untrue. It's not that she does not have a business. It does not that she does not have money at all. She has the money. Maybe she says a little more than what she has, but doesn't matter. It works for her. मैं ये कहती हूँ कि अगर आपको कोई चीज मेंटल ट्रॉमा से बचा रही है तो फिर नथिंग रॉन्ग विद इट. हाँ, क्या इसको डील किया जा सकता है और रियलिटी से इसको मैच किया जा सकता है. बहुत अच्छा टाइम है तानिया के पास, बहुत बढ़िया टाइम है कि बिग बॉस में वो अपनी इस रियलिटी और फेक रियलिटी के बीच का जो मिसमैच है उसको क्लैरिफाई करके बराबर कर ले. अपने ट्रॉमास को, जो उसके साथ बचपन में जो भी हुआ होगा, वो इंसिडेंट्स को रिलीज कर दे, पेन को रिलीज कर दे, और अपने ट्रू सेल्फ के साथ जरा सा एक टच में आ जाए. बहुत अच्छा टाइम है ये सभी के लिए, जितने भी कंटेस्टेंट है, अपने ट्रू सेल्फ को समझने का बहुत बढ़िया टाइम है, क्योंकि आपके पास और कुछ है ही नहीं करने के लिए. उसमें बहुत सारे लोग जो अच्छे बनते हैं वो नेगेटिव भी इवेंचुअली बन जाएंगे, बिकॉज it will bring out the true self. The fight here is with yourself. All the time, everybody who's fighting is fighting their own battles, their own traumas. So that's how it is. एक नॉर्मल बीइंग के लिए, ठीक है, एक लेमैन के लिए, अगर जैसे मैं सपोज मैं ही अपने ट्रॉमा से लड़ना चाहती हूँ, ठीक है, मेरे को ही कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो उसको कैसे डील कर सकते हैं, अब उसमें चेंजेस कैसे लाएंगे, उसके लिए क्या स्टेप्स होते हैं? हाउ टू रीबिल्ड योरसेल्फ. देखिए, पहले तो कोई भी चीज नई शुरू करने से पहले कचरा तो क्लीन करना ही पड़ेगा आपको, अगर आगे बढ़ना है सच में. अगर ऐसा, बहुत एक फेमस ऑथर ने कहा था कि इफ यू वांट टू गो बिग देन यू हैव टू पैक लाइट. अगर आपको ऊपर जाना है, कुछ बहुत बड़ा करना है, कुछ सक्सेसफुल बनना है, तो आपको हल्का रहना पड़ेगा. हल्का रहने का मतलब इमोशन बैगेज कम से कम होना चाहिए. जो भी लोगों से आप नाराज हैं उनको माफ कीजिए. ओके, मतलब मैं ये थेरेपी में हम करवाते हैं, दैट मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द पीपल जिससे आप गुस्सा हैं, और उन सबको एक एक करके माफ कीजिए.
यू नो, आप माफी मांगिए भी और माफ करिए भी, ये प्रोसेस कंप्लीट कीजिए, क्योंकि जितना आप बाहर, एक्चुअली नोबडी गिव्स अ शिट अबाउट यू। देखा जाए तो सब अपनी लाइफ में अपने ट्रॉमा में फंसे हैं। आपको लगता है वो मेरी बिच कर रहा है, मेरे बारे में बुरा बोल रहा है, मेरे पीछे पड़ा हुआ है। नोबडी हैज द टाइम। आपको लगता है कि आप उनकी लाइफ में इंपॉर्टेंट है, उनकी लाइफ में उनके अपने हैसल्स हैं, उनके अपने ट्रॉमा है, उनके खुद के पर्सनल ग्रजेस हैं 10 लोगों के साथ। तो हम बहुत सारी अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स, एक 50-year-old लेडी ने सुसाइड किया बिकॉज 90-year-old सास अभी भी ताने मारती है। 50 साल की हो चुकी थी वो, बच्चा उसका कॉलेज में था, शादी होने वाली थी बच्चे की। अब क्यों आपकी सास के ताने की वजह से आपको सुसाइड करने की जरूरत पड़ी? यू नो, यू लिव योर ओन लाइफ। मतलब इतने साल आपने बर्दाश्त किया उनको जान, और इनफैक्ट वो उनकी डेथ हुई, शी कमिटेड सुसाइड विद इन अ मंथ, सास ऑल्सो वेंट। तो व्हाट वाज द पॉइंट ऑफ दैट सुसाइड? और जो हस्बैंड था, ही रीमैरिड। तो यू कैन बी रिप्लेस लाइक दिस। आपको लगता है कि आपका सास ही इतना बड़ा ट्रॉमा है। कितने सारी फीमेल्स अपने सास के ही ट्रॉमा में फंसी हुई हैं, उसके बियॉन्ड भी दुनिया है ना। मुझे ऐसा लगता है कि इसको रिलीज कर देना चाहिए, टॉक्सिक एटमॉस्फेयर्स को। इनफैक्ट अगर आपके पेरेंट्स भी टॉक्सिक है तो शन देम, नथिंग इज मोर इम्पोर्टेंट। इनफैक्ट जब तक आप खुद स्ट्रांग नहीं होते हो, आप टॉक्सिक लोगों को हैंडल भी मत करो, आप उनको कट ऑफ कर दो जब तक आप इंटरनली स्ट्रांग नहीं होते। जब आप में स्ट्रेंथ आ जाए कि आप उनको हैंडल कर सकते हो, कन्फ्रंट कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो प्रॉब्लम, ओनली देन यू गेट इनटू इट। टिल देन जस्ट स्टे अवे फ्रॉम टॉक्सिक पीपल। जब तक आप खुद पे काम करो, 1 साल ले लो, 365 days, लीव एवरीथिंग, all the people that bother you, all the things that bother you, all the habits that bother you, leave everything and build yourself from scratch. 365 days में आपके बॉडी के सारे सेल्स भी चेंज हो जाते हैं। 2 साल में तो आप ह्यूमन, फिजिकली ऑल्सो यूर अ न्यू पर्सन। तो अगर आप फिजिकल हेल्थ पे भी काम करना शुरू करोगे तो ऋतिक रोशन जैसी बॉडी बना सकते हो विद इन 2 years। दैट इज द कैपेबिलिटी यू हैव। एंड ऋतिक रोशन की ही एक बहुत फेवरेट लाइन थी, ही सेड दैट सबको लाइफ में एक बार पीक हेल्थ क्या होती है ना, आपकी खुद की पीक हेल्थ, व्हाट इज द बेस्ट यू कैन गो, वो जरूर एक बार महसूस करना चाहिए लाइफ में। एक बार गो टू दैट पॉइंट ऑफ पीक हेल्थ कि दिस इज द बेस्ट वर्जन ऑफ माई हेल्थ। मैं कहूंगी कि यू डू द सेम फॉर योर मेंटल हेल्थ ऑल्सो, ऑफ योर इमोशनल हेल्थ। गो टू द पीक ऑफ योर एवरीथिंग, बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। 1 साल 2 साल ले लो, सबसे कट ऑफ कर दो और सिर्फ अपने ऊपर काम करो, और फिर दुनिया ही बदल जाएगी। जब तक आप वो 2 साल के बाद आते हो, आप यू आर अ न्यू पर्सन। फिर आपको छोटे छोटे प्रॉब्लम्स लगेंगे ही नहीं, किसी ने कुछ किया बॉदर ही नहीं करो। जब आप अंदर से खुश है ना, व्हेन यू आर हैप्पी फ्रॉम विद इन, ओके, व्हेन आप अपने आप से नाराज नहीं होते ना, तो फिर आप किसी से नाराज नहीं होते। ज्यादातर लोग जो दूसरों से नाराज है, दे आर एक्चुअली एंग्री एट देमसेल्व्स। तो वो सब इंटरनली है, बाहर कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। बट हर किसी के पास एक उसके लिए एस्केप पॉइंट होता है, अपनी हीलिंग से बचने के लिए एस्केप पॉइंट होता है कि मेरे पर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हाउ कैन आई टेक अ ब्रेक ऑफ अ ईयर। तो उसको फिर कैसे, मतलब आप फिर स्मॉल चेंजेस कर सकते हैं। हाँ, फिर यू डू स्मॉल चेंजेस। उसका फिर प्रॉपर प्लान बनाओ। जैसे कहते हैं हाउ टू ईट अ बिग एलिफेंट। अगर सपोज आपकी प्रॉब्लम एक एलिफेंट की तरह बड़ी है, ट्रॉमा बड़ा है, तो हाउ टू फिनिश एन एलिफेंट? यू ईट 1 spoon एट अ टाइम। यू ब्रेक द प्रॉब्लम इनटू स्मॉल स्मॉल पीसेस एंड उसको डेली लेवल पे थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, चाहे वो 1 चम्मच भर क्यों ना हो, बट वी सॉल्व लिटिल बिट ऑफ दैट प्रॉब्लम। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका हेल्थ इश्यूज है, तो ऐसा तो नहीं कि सडनली आप हेल्थ ठीक कर लोगे, थोड़ा थोड़ा ही करना पड़ेगा ना। पहले 2000 स्टेप्स से शुरू करोगे, फिर 3000 करोगे, फिर 4000, 5000, फिर 10000, फिर 10000 पे आप स्टेबल रहोगे, राइट? यू स्लोली बिल्ड अप। सिमिलरली फॉर एवरीथिंग इन लाइफ, करियर में भी, अगर आप इंस्टाग्राम चैनल भी बना रहे हो, हाउ डू यू स्टार्ट? मुझे किसी ने पूछा कि मैं एक एनजीओ स्टार्ट करना चाहती हूँ फॉर द वेलबींग ऑफ एनिमल्स, और मैंने कभी नहीं किया, मैं क्या करूँ? तो आई टोल्ड हर कि 100 days तक रोज पोस्ट करो ऑन योर सोशल मीडिया, ओके, एवरी डे फॉर 100 days, और 100 days के बाद रुक जाओ एंड देन यू रजिस्टर योर एनजीओ। क्योंकि अगर 100 days तक आप टिक गए, दैट मीन्स दिस थिंग इज फॉर यू। पहले खुद को भी तो प्रूव करो कि मैं इस मिशन के लायक हूँ कि नहीं। सो यू प्रूव इट टू योरसेल्फ एंड देन यू गो ऑल इन। So small steps, but everyday steps. Okay, so we only focus on one day at a time. उसमें क्या-क्या चीजें हो सकती हैं? जैसे एक जर्नलिंग हो गया आपका, मेडिटेशन हो गया जी, और आप क्या सजेस्ट करोगे? बहुत सारी चीजें। एक तो जर्नलिंग तो है ही, दूसरा once in a day sit with yourself,
टेक एन अपॉइंटमेंट विथ योरसेल्फ, ठीक है, चाय का कप ले लो या ग्रीन टी ले लो या जो भी ले लो, और सिर्फ अपने साथ बैठो, कुछ भी नहीं, कोई एजेंडा नहीं, कोई प्लान नहीं कर रहे हो आप, बस बैठ रहे हो और बस देखो कि कुछ अंदर से आता है क्या, यू नो, अगर कोई चीज बॉदर कर रही होगी ना, अपने आप अंदर से आएगी, और जो भी आ रही है ना, बस उसके ऊपर फोकस करो, उसको सॉल्व करो, बस दिन में एक बार तो बैठो ही। और मैं सबको ये कहती हूँ कि चाय अकेले पियो। पर चाय लोग तो अकेले कंपनी ढूंढते हैं कंपनी कि ढूंढते हैं, हाँ, चाय बहुत बढ़िया चीज है, हाँ, सिट विथ योरसेल्फ, ड्रिंक अ कप ऑफ टी एंड टॉक टू योरसेल्फ, you know, give an appointment to yourself, and I think that's wonderful. I think that can help solve a lot of your mental trauma, क्योंकि उस दिन का आपने उसी दिन प्रोसेस कर लिया, उस दिन कोई चीज बॉदर कर रही है, किसी ने कुछ बोल दिया, किसी के साथ कुछ हो गया, एक टैक्सी ड्राइवर से ही झड़प हो गई, पर वो दिमाग में लिंगर कर रहा है, आपने पिया और चाय पिया और अपने साथ बैठे, सडनली आपको रियलाइज हुआ वो भी तो अपना काम कर रहा था, यू नो, ही वाज डूइंग हिज जॉब, आई वाज डूइंग माय जॉब, सो यू उसको माफ किया, आगे बढ़ गए, प्रोसेस खत्म। अगर यही ट्रॉमा, अब क्या होगा ना, अगर आपका टैक्सी वाले से झगड़ा हुआ, आप लिफ्ट वाले से झगड़ा करोगे, लिफ्ट वाला अपनी बीवी से झगड़ा करेगा, बीवी बच्चों पे गुस्सा निकालेगी, बच्चे होमवर्क नहीं करेंगे, और फिर टीचर अपने हस्बैंड को डांटेगी, मतलब ये साइकिल बन जाता है, ट्रॉमा साइकिल। अगर अपने लेवल पे ही ट्रॉमा खत्म कर दिया जाए तो आगे जाता ही नहीं है। आई थिंक दैट एज अ सोसाइटी ऑल्सो, आई थिंक वी शुड वर्क अपॉन dissolving the trauma within ourselves. I think that is wonderful. तो आजकल जो माहौल है, डिवोर्सेस इतने बढ़ रहे हैं, ठीक है, और पेरेंट्स के बीच में बहुत लड़ाई झगड़ा, ये सब चीज, तो एक हैप्पी मैरिड लाइफ के लिए आपके क्या टिप्स हैं? मुझे ऐसा लगता है कि बहुत कंट्रोवर्शियल हो जाएगा अगर मैं ये कहूँ, पर फिर भी मैं कहूंगी कि मैरिज में आप प्लीज प्यार ढूंढना खत्म कर दो। The expectation of being loved by your partner, I think this is the worst expectation from marriage. आपको ये समझना चाहिए कि marriage is a societal system, जिसका डिजाइन ही इसलिए हुआ था कि that एक बच्चे को एक सेफ एनवायरनमेंट मिल सके। अगर उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो एक वाइफ का रोल क्लियर था और एक हस्बैंड का रोल क्लियर था, दोनों एक सिस्टम में चल रहे हैं जहां पर एक बच्चे को सेफ एनवायरनमेंट मिल रहा है, और ये सिस्टम बेस्ट वर्क करता है जब यहाँ पर रिस्पेक्ट और फ्रेंडशिप हो। द म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड फ्रेंडशिप इज द की टू अ हैप्पी मैरिज, ओके। और मैं ये लव का एंगल ही नहीं ला रही इसमें, बिकॉज ये कभी भी, द होल पॉइंट ऑफ मैरिज वाज नेवर लव। ये तो बाद में सिस्टम आया कि भाई जिसको जो पसंद करते हैं उससे शादी कर लो। ये कभी, आप देखो पुराने जमाने की शादियां देख लो, एक राजा की बेटी दूसरे राजा की बेटे से शादी होती थी, क्योंकि वो एक ट्रेड सिस्टम फॉर्म होता था कि भाई अलायंस हो गया, अभी हम पार्टनर्स हो गए, अब यहाँ पर ट्रेड रिलेशनशिप होगा और यहाँ पर अच्छा, तो इस तरह से शादी होती थी। दो कम्युनिटीज में शादी होती थी या फिर एक कम्युनिटी के अंदर ही शादी होती थी, क्योंकि सिस्टम इस तरह से चलता है। नाउ अगर आप इसमें लव वाला एंगल डाल के सब कुछ तबाह कर दिया आपने, क्योंकि जहां पर लव आता है वहां पर एक्सपेक्टेशन और रियलिटी के बीच में मिसमैच हो जाता है। लव इज अ वेरी टेम्पररी थिंग, और आज नहीं तो कल वो खत्म हो जाती है, मगर रिस्पेक्ट एंड फ्रेंडशिप आर समथिंग परमानेंट विच कैन लास्ट मच लॉन्गर देन लव। एक पॉइंट के बाद फिजिकल अट्रैक्शन जीरो हो जाता है, ठीक है, कोई भी कपल हो चाहे कितने भी अट्रैक्टिव हो, एक पॉइंट के बाद फिजिकल अट्रैक्शन बिकम जीरो। जब फिजिकल अट्रैक्शन खत्म हो जाता है तो फिर आपके एक फैमिली यूनिट कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है फिर भी। अब अगर आप फिजिकल अट्रैक्शन पे चल रहे थे तो फिर उसमें बहुत झगड़े होने लगते हैं, हस्बैंड विल स्टार्ट चीटिंग और द वाइफ विल स्टार्ट चीटिंग बिकॉज दे आर नॉट अट्रैक्टेड टू ईच अदर। अगर लव के ऊपर बेस करोगे तो क्या होता है, बच्चा होने के बाद मदर का फोकस हमेशा चाइल्ड पे हो जाता है और उसको प्यार बच्चे से हो जाता है, तो हस्बैंड फील्स निग्लेक्टेड। अब हस्बैंड को जब प्यार नहीं मिलेगा वाइफ से तो फिर वो कहीं और प्यार ढूंढेगा, ये भी एक्सपेक्टेशन गलत है। अगर इसमें फ्रेंडशिप रहे and you understand things are different now, things have changed now, she is growing as a professional, she is also a mother, he is growing as a businessman, he is also a professional। तो अगर आप उस फ्रेंडशिप को मेंटेन करोगे तो वाइफ समझ पाएगी कि लड़कों को लड़कों की दोस्ती की क्यों जरूरत है और लड़कियों को किट्टी पार्टी की क्यों जरूरत है, राइट। यू विल अंडरस्टैंड इफ यू आर फ्रेंड्स, इफ यू आर नॉट फ्रेंड्स you will just be jealous and possessive and that's the reason of all the fights, ओके। आपने अगर पुराने केसेस देखे हो जिसमें सुसाइड किया था अतुल सुभाष ने, उसने ये बोला था वो कोरियन सीरियल देखती है, उसका एक्सपेक्टेशन ऑफ लव ये है कोरियन बॉयज वाला। लड़की ने बोला था ये हमेशा पूरा टाइम अपने फ्रेंड्स के साथ रहता है। ये प्रॉब्लम की जड़ें थी बिकॉज द एक्सपेक्टेशन वाज ऑफ लव
एंड लव शुड नॉट बी द रीजन टू गेट मैरिड. मैं तो सबको ये कहूंगी, गेट मैरिड टू समवन यू कैन बी फ्रेंड्स विथ. एंड अगर आप लव वाला एंगल निकाल दो, मैरिजेस विल बी मच मच हैप्पियर. एंड इफ यू रिस्पेक्ट ईच अदर, दैट इज द बेस्ट. और फिर आप एक अच्छा माहौल देते हो तो बच्चे भी बड़े हेल्दी और लव्ड होते हैं. और दोनों ही पेरेंट्स बच्चों को प्यार दें. आपको प्यार करना है बच्चों से करो, बिल्कुल करो. एंड जितना ज्यादा प्यार बच्चे को मिलता है उतना वो ग्राउंडेड रहेगा जिंदगी में. वो प्यार की भीख नहीं मांगेगा. यू नो, जिसे कहते हैं इमोशनली नीडी बच्चे, वो नहीं बनेंगे इफ दे गेट अ लॉट ऑफ लव इन द चाइल्डहुड. आप देखना, हमेशा जो पहला बच्चा होता है घर में, वो हमेशा इमोशनली ग्राउंडेड होता है क्योंकि उसको इतना ज्यादा प्यार मिला होता है. और छोटा बच्चा हमेशा नीडी रहेगा क्योंकि जब तक वो पैदा होता है पेरेंट्स का प्यार ही खत्म हो गया होता है. क्यों? क्योंकि पहला प्यार होता है ना, जब पहला बच्चा होता है वो फर्स्ट लव होता है. फर्स्ट लव इज ऑलवेज बिगर देन द सेकंड वन. सो दैट्स हाउ इट इज. That's the reality. इसमें मैं यही देख रही हूँ कि हमारे घर पे किसका वो होता है और होता है ये तो फर्स्ट चाइल्ड से हमेशा ज्यादा होता है. रहता है. हाँ, इनफैक्ट मेरी डॉटर बड़ी वाली बोलती भी है ना कि आप इसको ज्यादा प्यार करते हो. तो मैं कहती हूँ आप उससे 2 साल बड़े हो तो ऑब्वियसली मैंने आपको ज्यादा प्यार किया. आपने हर किसी के लिए वो 100%. अभी नहीं रियलाइज होता. आई थिंक वंस दे ग्रो अप, दे रियलाइज दैट the elder one always gets loved the most. और वो grounded रहता है, उसको वो neediness नहीं रहती. और छोटे वाले को हमेशा ऐसा लगता है कि मुझे कम importance मिला, because that's how the reality is. Also अगर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाले रिलेशनशिप में देखें, जो आजकल लोग ऑप्शंस की तरह चेंज कर रहे हैं, जैसे स्वाइप करते हैं ना, वैसे रिलेशनशिप चेंज हो रहा है. सिचुएशनशिप, नैनोशिप, ये सारी शिप्स चल रही हैं. और ये शिप्स कहीं भी नहीं पहुंच रही हैं. दे आर नॉट रीचिंग एनीवेयर. ना ही ये इमोशनल सेटिस्फैक्शन दे रही हैं, ना ही डीपर लव दे रही हैं, ना ही एक दूसरे को सपोर्ट दे पा रहे हैं. दीज आर जस्ट यूजलेस रिलेशनशिप. ये इंस्टाग्राम रील की तरह है जिनकी कोई वैल्यू नहीं है आपकी लाइफ में. तो ऐसे रिलेशनशिप से तो मैं ये कहूंगी कि इट इज बेटर टू बी सिंगल एंड इन ब्रह्मचर्य, क्योंकि इन सब का कोई यूज ही नहीं है. अगर आपका डीप और डेप्थ वाला रिलेशनशिप नहीं है जहां पर आपके वर्स्ट टाइम में आप उससे बात कर सको और ओपनली अपने दर्द के बारे में, तकलीफ के बारे में बता सको, और आपके सबसे बुरे वक्त में वो खड़ा रह सके या खड़ी रह सके या रुक सके, पेशेंस दिखा सके, आपके गुस्से को झेल सके. गुस्सा आता नहीं है, रिलेशनशिप टूट जाता है. ब्रेकअप्स कैसे हो रहे हैं? तुमने चिल्ला दिया, बात खत्म हो गई, राइट? तो फिर देन देयर इज नो पॉइंट इन दोज रिलेशनशिप. दीज आर जस्ट सुपरफिशियल एंड हैव नो वैल्यू. ओके, ये मोमेंटरी फ्लक्चुएशंस ऑफ हार्मोन्स है कि हार्मोन्स हाई हुआ तो अट्रैक्ट हो गए, हार्मोन्स लो हुआ तो डिस्ट्रैक्ट हो गए. सो दैट्स हाउ इट इज. एंड आई थिंक जेनजी को ये क्लियरली, आई थिंक जेनजी में बहुत समझदारी है. मैं तो कहती हूँ लोग जेनजी की बहुत बुराई करते हैं, मैं कहती हूँ बहुत ही इंटेलिजेंट जनरेशन है, इमोशनली इंटेलिजेंट जनरेशन है. अपने पेन को और अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करती है, बाउंड्रीज को क्लियर रखती है. मगर एक ही चीज में जो ब्लंडर कर रही है वो ये है, आई थिंक इसलिए सैयारा मूवी में जेनजी बहुत रोया भी था, बिकॉज आई थिंक दे हैव नो ट्रू डीप लव. दे हैव नेवर एक्सपीरियंस्ड इट. द डेप्थ of true love or deep love, they have never experienced it. उनका सब कुछ ऊपर 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 superficial. And that's why and there is एक human की एक deep need होती है to be loved by parents or by someone anyone, friends के साथ भी. और I think वो unmet need है जो Gen Z feel कर रहे हैं, क्योंकि इनके दोनों parents working थे. Yes. This is the generation where both parents were working. So they have not really felt that deeply. And it was like a change के society में change था. Yes. पहले ये होता था कि females को भी और उनके partners को भी ये समझ नहीं आया कि अगर female is managing work also, तो उसको घर की कुछ तो जिम्मेदारी कम कर दो. नहीं किया गया, है ना? And women were overworked, overwhelmed. And because women का center थी वो emotional क्वेश्चन का सेंटर, जब उसका ही इमोशनल क्वेश्चन खराब हो गया, उसका पोस्टपार्टम डिप्रेशन हो गया, किसी को पता ही नहीं चला कि फीमेल्स आर ऑलमोस्ट डिप्रेस्ड आफ्टर प्रेगनेंसी फॉर 3-4 इयर्स. दे आर डिप्रेस्ड, नोबडी नोज अबाउट इट. उनको लगता है अरे ये तो होता ही है, यू नो. आई थिंक दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम जेन जी फेस्ड, क्योंकि उनकी मदर्स डिप्रेस्ड थी एंड नोबडी न्यू अबाउट इट. आई थिंक दैट इज द की.
अब जो डिस्कशंस होते हैं मेनोपॉज, हाँ पेरीमेनोपॉज, हाँ ये सब तो पहले हम्म, हम लोगों को कब पता चलता था, गर्ल्स को भी कब पता हम्म, चलता था, जब वो अपनी मदर की वो स्टेज देखते थे, करेक्ट बट उसको करेक्ट कैसे हैंडल करना है, नोबडी नो कैसे टॉक डील अबाउट करना है, हाँ इवन गर्ल्स कुड नॉट हेल्प देम। बिल्कुल बिल्कुल तो पोस्टपार्टम डिप्रेशन आई वेंट थ्रू इट एंड आई डिड नॉट नो अबाउट इट मुझे तब पता चला जब मैं उससे निकल के 10 साल हो चुके थे एंड आई गॉट टू नो दैट अच्छा तो मैंने उस समय इसलिए ये किया हाँ, इस तरह से मैं क्यों बिहेव करती थी बिकॉज आई वॉज अंडर डिप्रेशन और मेरे साथ जो भी है जैसे कभी कभी प्री प्रेगनेंसी काउंसलिंग वगैरह भी करते हैं उसमें जो भी फीमेल्स मेरे पास आती है मैं उनको यही कहती हूँ कि इसको इजी मत समझो प्रेगनेंसी जस्ट बिकॉज सारी औरतें तुम्हारे आसपास कह रही सभी करते हैं सभी करते हैं सभी के साथ होता है इसका ये मतलब नहीं कि इट्स इजी ये तो बहुत बड़ा मिथ एक विमेन ने फैला रखा है कि इट्स ओके इतना पेन हो रहा है इट्स ओके इतनी तकलीफ हो रही है इट्स ओके रात भर तुम एक एक साल तक आप सो नहीं पा रहे हो इट इज ओके हाउ इज इट ओके it is not okay someone needs to raise this question it is not okay and women needs to say it is difficult pregnancy is the most difficult thing but सब just because हर कोई कर रहा है it is not easy एंड नॉट ओनली प्रेगनेंसी, हाँ आई थिंक जो उसके बाद का टाइम होता है बहुत ना, worst होता एटलीस्ट है 2 years, 2 years is दैट the इज, worst हाँ, वही तो और postpartum उसी depression में होता है ही ये होता है कि अगर हस्बैंड से या फैमिली से थोड़ा भी सपोर्ट मिल जाता है हाँ ना, तो दैट मेक्स अ easy I one. remember when I was in Accenture, I hired a junior colleague and he just joined Accenture और आते ही उसने छुट्टी ले ली मैंने उसको पूछा क्या हुआ तो उसने बोला कि my wife is under postpartum depression but he was too ashamed about it and he told me not to tell the senior bosses अब senior bosses सारे upset थे because join करते ही कोई इतनी लंबी छुट्टी पे मतलब 3 महीने की छुट्टी पे चला गया तो people were questioning ये भी बात हुई कि उसको फायर कर and I fought his case बहुत ही जब सिचुएशन एकदम ही ट्रॉमेटिक हो गई तब मैंने जब उनको बताया दैट उसकी वाइफ को पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर है पोस्टपार्टम डिप्रेशन है तब लोगों को रियलाइज हुआ कि दिस इज सच अ बिग थिंग मतलब ये भी इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है कि किसी की नौकरी भी चली जाए और सो आई थिंक थैंकफुली सोसाइटी इज काइंड ऑफ एडजस्टिंग टू इट नाउ थैंक यू सो मच मिताली जी, हम लोगों ने आपके साथ बहुत सारे टॉपिक्स पे डिस्कस किया और आई थिंक कि जो आपका एक सुसाइड फ्री इंडिया का मोटो है, विजन जो है, उस पे आप वर्क अच्छे से कर पाए और लोगों को भी अवेयरनेस हो एंड हमारे पॉडकास्ट के थ्रू भी शायद कुछ लोग अवेयर हों और हम आपकी डिटेल्स मेंशन कर देंगे फॉर द काउंसलिंग एंड कनेक्टिंग यू। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू नेहा फॉर इनवाइटिंग मी आई थिंक थ्रू योर पॉडकास्ट मुझे लगता है ये मिशन के बारे में लोग बात करेंगे और वही हमारा पर्पस है ये करने का कि लोग जरूरी बातों के बारे में बात करें बहुत सारे फालतू कंटेंट है यूट्यूब पे पर अगर हम सही बात करें तो आई थिंक इंडिया को हम सुसाइड फ्री बना सकते हैं एक दिन थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग थैंक्स फॉर कमिंग।